हम वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें लगता है इंडिया का फ्यूचर है, पर बड़ा पैसा उन सेक्टर्स में है जो असल में इंडिया का फ्यूचर है। और ऐसी ही एक सेक्टर है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और आज हम बात करेंगे इसके 3 ऐसे हिडन स्टॉक्स की जो इस सेक्टर के स्टार प्लेयर्स हैं। रिसेंटली इसरो के एक्स चीफ मिस्टर के सिवान ने कहा कि हम फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि जुगाड़ के टेक्निक से और आगे नहीं जा सकते, हमें बड़े रॉकेट्स चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने इसके लिए एक स्टेप लिया है जिससे वो अपने स्पेस मिशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहा है। इसरो पूरे दुनिया की 6 सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इंडिया इस स्पेस गेम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुकी है। India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India becomes the 4th nation to safely land a mission on the moon. A historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 space. Successfully landed near the moon's south pole before. A moment of history for the country. 4, 3, 2, 1, 0. साल 2022 तक स्पेस इंडस्ट्री का मार्केट साइज $486 बिलियन था और साल 2032 तक ये सेक्टर $1880 बिलियन तक बढ़ने वाली है। और वहीं इंडिया में साल 2020 तक इसकी मार्केट साइज थी $9.6 बिलियन, जो साल 2025 तक $13 बिलियन तक पहुंचने वाली है। मार्केट साइज को देखकर हमें समझ आता है कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले वक्त में इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। स्पेस इकोनॉमी का लगभग 70% मार्केट साइज सैटेलाइट्स का है और वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो सैटेलाइट्स के मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में काम करती है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए, इस वीडियो में मैं जितने भी स्टॉक्स का नाम लेने वाला हूं उनका मेजर रेवेन्यू स्पेस सेक्टर से आता है और मैंने वैसी कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया है जो काम कुछ और करती हैं और उनका सिर्फ 10-15% रेवेन्यू ही स्पेस सेक्टर से आता हो। और वैसी कंपनीज को हम स्पेस सेक्टर का मान भी नहीं सकते और वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना भी एक गलत डिसीजन होगा, क्योंकि मान लीजिए जो उनका रियल बिजनेस है जिसे उन्हें 70-80% का रेवेन्यू आता है, हो सकता है वो खराब चल रहा हो, तो जिससे उन्हें 10-15% का रेवेन्यू आता है वो सेक्टर अगर अच्छा कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या उससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद इस तरीके के स्टॉक्स के चर्चे बहुत बढ़ गए हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरीके के स्टॉक्स में ट्रैप ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो। और ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो हर एक सेक्टर में काम करता है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए हैं वो मेरे अपने रिसर्च है, तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। साल 1994 में बनी ये कंपनी स्पेस और डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये कंपनी बेसिकली सैटेलाइट बस सिस्टम्स बनाती है। अगर आपको सैटेलाइट बस सिस्टम नहीं पता तो सैटेलाइट के बीच में एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सैटेलाइट बस कहते हैं। ये पूरे सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी के अंदर सारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बैटरीज, पैम प्रॉम्प्टर, कमांड रिसीवर, और ये सारे कंपोनेंट्स जब इस बॉक्स के अंदर होते हैं तब हम इसे सैटेलाइट बस सिस्टम कहते हैं। और इसी सिस्टम को बनाने का काम करती है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि पूरे स्पेस इकोनॉमी का 70% मार्केट शेयर अकेले सैटेलाइट सेक्टर के पास है। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इस कंपनी का 44% रेवेन्यू अकेले स्पेस और डिफेंस सेक्टर से आता है और इसका 75% रेवेन्यू इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने से आता है। अगर सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स को डिजाइन करने की बात की जाए तो ये कंपनी इसरो की सबसे बड़ी पार्टनर है। इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ इसी से पता चलती है कि ये कंपनी अपने अर्निंग्स का 2.5% R&D में खर्च करती है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ सिर्फ 1% है, जो कि बहुत ही कम जरूर है, लेकिन ये सेक्टर इतनी नई है कि इस सेक्टर को सिर्फ सेल से जज करना एक बहुत ही जल्दबाजी का काम होगा। मगर इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो है इसका कैश फ्लो। साल 2021 में जहां इसकी नेट प्रॉफिट 12 करोड़ की थी, इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन 81 करोड़ का था। वहीं साल 2022 में जहां इस कंपनी को 53 करोड़ का लॉस हुआ, इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन था 103 करोड़ का। और वहीं साल 2023 में जहां इसकी नेट प्रॉफिट थी 7 करोड़ की, इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन था 71 करोड़ का। देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि उस कंपनी को अपने बिजनेस से कितना कैश मिला। अगर ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन अपने नेट प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा होती है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। तो इस लिस्ट की अब दूसरी कंपनी है एवेंटल लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली सैटकॉम प्रोडक्ट्स बनाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सैटकॉम का सिंपल सा मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप घर में टीवी देखते हैं तो वो चैनल कहीं से तो ब्रॉडकास्ट होती ही होगी, तो ब्रॉडकास्टिंग साइट में लगे जो एंटीना है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है सैटेलाइट को। सैटेलाइट उस सिग्नल को प्रोसेस करके आपके घर में लगे टीवी के एंटीना में भेजता है, जिससे आपके घर के टीवी में वो चैनल चल पाती है।
और इस कंपनी का 70% रेवेन्यू इसी सैटकॉम प्रोडक्ट से आता है और ये कंपनी अपने रेवेन्यू का 9% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। और इस कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें इसरो, DRDO, इंडियन रेलवेज, इंडियन नेवी और बोइंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। ये कंपनी 3 साल से 44% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कर रही है और 3 साल से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 41% का। इस कंपनी के पास 240 करोड़ का एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है और चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद से लेकर अब तक ये कंपनी 45% तक बढ़ चुकी है। देखिए, मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 तो लॉन्च भी हो गई और सक्सेसफुली लैंड भी कर गई। मैं आपको अब इन स्टॉक्स के बारे में क्यों बता रहा हूं जब ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इसरो इसके बाद सैटेलाइट्स लॉन्च करना बंद कर देगा? अभी आदित्य L1 बाकी है जो सन के सरफेस को स्टडी करेगा। अभी मंगलयान 2 और 3 बाकी है, गगनयान बाकी है, निसार बाकी है और इसके अलावा कितने न जाने प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्पेस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इनका इतना ही पोटेंशियल था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो अब चलते हैं इस लिस्ट के आखिरी स्टॉक पे और ये स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये इंडिया की सबसे बड़ी IDDM कंपनी है। इंडिया अपने डिफेंस एंड स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन कंपनीज के बजाय इंडियन कंपनीज को ऑर्डर्स दे रही हैं, खासकर वैसी कंपनीज जो इंडिया से ही उन रॉ मटेरियल्स को सोर्स करती हैं और इंडिया में ही उन प्रोडक्ट्स को डेवलप भी करती है। ऐसी कंपनीज को IDDM कहते हैं। इस कंपनी के पास एक बहुत ही लंबा क्लाइंट लिस्ट है जिसमें इसरो, HAL, भारत डायनेमिक्स और टाटा पावर्स जैसी बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी का 51% रेवेन्यू अपने स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से आता है और ये कंपनी 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। ये 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके पास अभी 600 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इस कंपनी के 3 साल का कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ है 14% का और प्रॉफिट है 22% का। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन एक महंगा बिजनेस जरूर है, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स जैसे कि रियूजेबल रॉकेट्स का बनना, सैटेलाइट्स के साइजेस का छोटा होना, इन सभी डेवलपमेंट्स की वजह से कॉस्ट अब कम होनी शुरू हो गई है। साल 2040 तक सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग कॉस्ट 95% तक कम हो जाएंगे और इसकी वजह से ये सेक्टर $1 ट्रिलियन की बनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कॉस्ट कम कैसे हो पा रही है। इसका रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, कोई कंपनी अपने R&D में जितना ज्यादा खर्च करती है उसके इनोवेटिव होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी इनोवेशन की वजह से ये कॉस्ट कम होते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अलावा एक सेक्टर ऐसा भी है जो फ्यूचर का फ्यूल बनने वाला है और ये सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आपको इसके बारे में और इनके स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को देखिए।